नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वेरी 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 इंपोर्टेंट चैप्टर का आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। हम लेक्चर 6 तक कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे खतरों के नए स्रोत के बारे में और उसमें हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे आतंकवाद हो गया, वैश्विक निर्धनता हो गई। अब आज जो कुछ टॉपिक बाकी हैं उसके वो कवर करेंगे और फिर जो मेन टॉपिक जो आज का है वो है सहयोग मूलक सुरक्षा। किसकी बात करेंगे? आज हम करेंगे सहयोग मूलक जो सुरक्षा है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब आज सबसे पहले जो डिस्कशन करना है वो करना है विश्व का शरणार्थी, ठीक है, रिफ्यूजीज ऑफ वर्ल्ड। ये रिफ्यूजीज ऑफ जो वर्ल्ड है, शरणार्थी जो लोग हैं जो पूरे विश्व में है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रवास करने वाले लोगों में और शरणार्थियों में फर्क होता है। प्रवास या पलायन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छा से स्वदेश को या उस स्थान को छोड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आप लोगों को कहा था कि जैसे मान लीजिए जिस एरिया में जहां आज मैं रहता हूं, जिस क्षेत्र में मुझे लगता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर नहीं है, मैं दिल्ली चला जाऊं, मुंबई चला जाऊं या देश से बाहर कहीं चला जाऊं, तो ये क्या है? ये मेरा प्रवास है। मुझे धक्के मार करके देश से निकाला नहीं गया है। मेरे देश में कोई ऐसा मेरे स्थान पे यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा जिससे कि मुझे मजबूरन यहाँ से भागना पड़े। नहीं, मैं अपनी इच्छा से गया हूं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छे जो अवसर है उनको पाने के लिए। वही रिफ्यूजी या शरणार्थी क्या होता है? युद्ध के कारण कहीं से भागे, उन पर उत्पीड़न हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, उसके कारण भागे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में जब तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा था तो काफी तमिल भारत आए। उसके अलावा जब बांग्लादेश के साथ युद्ध, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो 80 लाख लोग, 8 मिलियन पीपल जो है वो हमारे सीमा क्षेत्र में एंटर हो जाते हैं एज अ रिफ्यूजी, एज अ शरणार्थी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो चैप्टर 1 था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें भी अपन ने देखा था शरणार्थी शिविर जो है उसकी चर्चा करी थी, रिफ्यूजी कैंप्स की चर्चा करी थी। अभी जो पूरे विश्व में शरणार्थी है ना, इन शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा टेंशन है। टेंशन एक्चुअल में क्या है कि पहली बात तो ये एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कोई देश इनको नागरिकता दे तो दे क्यों इनको नागरिकता दे? देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सुनो। आपने क्लास 11th में राजनीतिक सिद्धांत की किताब पढ़ी, पॉलिटिकल थ्योरी की किताब पढ़ी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पर जिसने पढ़ी है उसको पता होगा कि जब नागरिकता वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th की पॉलिटी में, राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर 6 नागरिकता, सिटीजनशिप था। उस सिटीजनशिप के में भी ये सवाल था, जो भी शरणार्थी है उनको किस प्रकार से हम लोग अपने देशों में रखेंगे, कौन उनको अपने देशों में रखेगा, कैसे रखेगा, एक बड़ा सवाल था। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा है। आज सीधी सी बात यह है, जैसे मान लो कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं और पास वाली कॉलोनी में कोई लड़ाई छिड़ रही है और वहां से कुछ लोग भाग कर करके हमारी कॉलोनी में आकर के हमारे घर के गेट खटखटाए और बोले सर प्लीज हमें अंदर रहने दो, अंदर रहने दो, वहां पर हमारी लड़ाई चल रही, हम रहने छोड़ देंगे? नहीं यार भाई, मेरा घर है, मेरी निजी जीवन है, मैं कैसे तुझे यहाँ पे रहने दूं? कल को तू चोरी करके भाग जाए, ना मैं तुझे जानता हूं ना पहचानता हूं, चोरी करके भाग जाए, हमारे घर के लोगों के साथ कुछ गलत करके चल जाए, नहीं ना। तो इसी प्रकार से कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आया है और हम उसको किस प्रकार से रख लेंगे, कोई भी देश कैसे रखेगा? ये सवाल क्लास 11th में नागरिकता वाले में भी पढ़ा है। इसके अलावा जब आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चैप्टर अब भी पढ़ा, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी आप ध्यान करिए कि एक शरणार्थी उच्च आयुक्त बना रखा था, ठीक है। तो वो उच्च आयोग जो है वो क्या था? शरणार्थियों के लिए था। तो इस शरणार्थियों का सवाल बार बार में उठ करके आ रहा है, बार बार में। अब कहीं अटैक होता है, कहीं समस्या होती है, उसके चक्कर में लोग भागते हैं, ये बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु उनको दूसरे देश अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ये एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। वो लोग कहाँ जाएंगे, कौन उनको नागरिकता देगा, कैसा नहीं देगा। पर फिर भी कभी कभार क्या होता है, कुछ देश जो होते हैं वो शरणार्थियों को अपना लेते हैं, पर जो बेवजह प्रवास कर करके यहां से वहां आते हैं उन लोगों को अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है कि साहब हम नहीं अपनाएंगे। मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले। अब मानचित्र का जो विश्व है, ठीक है, विश्व मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से हूबहू मेल खाता है। मतलब आप मानचित्र को देखिए और मानचित्र में
संघर्ष वाले जो इलाके हैं वहां पर देखिए। अब जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि साहब ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में ही ज्यादा गरीबी है, पिछड़ापन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर क्या है, सशस्त्र संघर्ष भी होता रहता है, मतलब हथियारों वाला जो संघर्ष है वह संघर्ष भी होता रहता है। और युद्ध के कारण जो लाखों लोग हैं वो जनरली इन सदर्न हेमिस्फीयर से, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं और वहां एक अच्छे जीवन की तलाश करते हैं और कोशिश करते हैं कि साहब हमें यहाँ के जो है नागरिकता मिल जाए, वो शरणार्थी बनने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ऐसा लाखों लोगों की शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1990 से 1995 मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर 5 इयर्स के बीच में 70 देशों के मध्य 70 कंट्रीज के बीच में क्या हुआ है, लगभग 93 युद्ध हुए हैं, 93 वॉर्स हुई है। 5 साल 70 देश और 93 युद्ध, और इनके बीच में कितने लोग मारे गए, 55.5 लाख लोग मारे गए, मतलब 55 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर इन युद्धों में मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। जब इतने युद्ध होते हैं, ठीक है, इतने युद्ध होते हैं, वहां लोगों को मारा जाता है, वह कुछ समुदायों को टारगेट करा जाता है, तो व्यक्ति हो चाहे वो परिवार हो, कभी कभी जो पूरा समुदाय है वो सर्वव्याप्त भय, मतलब सर्वव्याप्त भय मतलब जो उनके पूरे एरिया में जो भय, जो डर है वो कायम है, और उस डर के कारण क्या है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनमें डर है कि साहब हमें भी मार देंगे, ये हमें टारगेट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि जब हिटलर जर्मनी में तानाशाह था तो वो यहूदियों को टारगेट कर रहा था, जो ज्यूज है उनको टारगेट कर रहा था। तो जो यहूदी है वो पूरी दुनिया में जा रहे थे भाग के कि नहीं साहब हम बच जाए, हम कैसे बच जाए, इस हिटलर के तानाशाही रवैये से हम लोग बच जाए। तो सर्वव्याप्त जो भय है उसको समझना होगा। अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना होगा। तो सर्वव्याप्त भय, आजीविका का मतलब क्या है, अब जैसे जो लोग वहां रहते थे उस समय तक तो क्या था, उनको काम धंधा मिल जाता था, अपना जीवन बढ़िया चल रहा था, पर अब उनको वहां से मार मार के भगाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, तो उनकी जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, वो भी खत्म हो गई। उनकी पहचान है, वहां से पहचान जुड़ी हुई थी, वो पहचान भी खत्म हो गई। जीवन यापन के परिवेश के नाश, जीवन यापन कर रहे थे उसका नाश हो गया, कैसे जीवन यापन करें, और इसलिए वो मजबूर हो गए अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे सीधा सा बात इस पूरे पैराग्राफ में ये कह रखा है, 5 साल के अंदर 70 कंट्रीज ने 93 वॉर्स लड़ी है, जिसमें 55.5 लाख लोग मारे गए हैं। और इसके कारण डर पैदा होता है व्यक्ति में, परिवार में, समुदाय में, और उस डर के कारण अपनी आजीविका को खत्म होते हुए कारण अपने जीवन यापन पर नुकसान होते हुए देखते हुए उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर करा जाता है, और वो देश छोड़ करके दूसरे देशों में जाते हैं और शरणार्थी बन जाते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए हैं, और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। देखो, युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से, मतलब अगर हम देखें कि युद्ध के कारण कितने शरणार्थियों ने प्रवास करा है, मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर गए हैं, इस पर नजर डालते तो देखते कि 1990 के दशक में, 1990 के दशक का मतलब है 1991 से लेकर के 2000 तक। आप सभी को पता है एक दशक बराबर 10 साल और एक शताब्दी बराबर 100 साल, ठीक है। एक दशक बराबर 10 साल और एक शताब्दी बराबर 100 साल हो जाएगा। तो इस एक दशक के अंदर कुल 60 जगहों से, मतलब 60 प्लेसेस से, 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए, मतलब वो अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए। इसमें से 3 को छोड़ दो, ये जो 60 जगह है ना, इन 60 जगह में से आप 3 जगह हटा दो, उनको छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। मतलब इन 3 को छोड़ दोगे ना तो बाकी हर जगह सशस्त्र संघर्ष हुआ है, मतलब
लड़ाई झगड़ा हुआ है, हथियारों का प्रयोग हुआ है। 3 जगहों को छोड़ दो तो इन 60 जगहों में से 3 जगहों को छोड़ने के अलावा मतलब 57 जो प्लेसेस हैं वहां पे लोगों ने क्यों छोड़ा है? क्योंकि युद्ध हो रहा है, संघर्ष चल रहा है देश के भीतर, उसके कारण मतलब मन में डर बिठाया जा रहा था और उस डर के कारण लोगों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी बनकर के प्रवास करना पड़ा, जिससे जनता की तस्वीर आपको दर्शाई गई है। तो अब हम लोगों ने आतंकवाद पर चर्चा कर ली, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा कर ली, हमने वैश्विक निर्धनता पर चर्चा कर ली और उसके बाद अब विश्व के जो शरणार्थी है उनकी भी चर्चा कर ली। अब खतरों के नए स्रोतों में जिस एक ऐसा खतरा जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में शायद मुझे आप लोगों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा खतरा हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले देखा है, 2020 के दौर में देखा, हमने कोरोना महामारी की बात करी थी। क्या कह रहा हूं? महामारी। ये जो महामारियां हैं, ये जो पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स जो कहा जाता है, ये महामारियां एक बड़ा चैलेंज आज पूरे विश्व के लिए है। और खतरों के नए स्रोतों में जो हम चर्चा कर रहे हैं अपारंपरिक धारणा की कर रहे हैं, और अपारंपरिक धारणा सिर्फ और सिर्फ सैन्य युद्ध की इनकी बात नहीं करती है, वो इससे भी बड़े दायरे पर बात करती है। और अपारंपरिक धारणा में ये जरूरी है कि पूरा विश्व एक दूसरे का सहयोग करे। जो वसुदैव कुटुंबकम भारत कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उस परिवार के भाव से चले तभी हम इन अन्य खतरों के स्रोतों से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। हमने पारंपरिक धारणा में क्या पढ़ा कि बाहर से खतरा होता है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की, राज्य की खुद की है कि वो खुद को सुरक्षित करे, वो खुद को सुरक्षित करे। खुद को सुरक्षित करने के लिए खुद की आर्मी को मजबूत करे, देश की सरकार आर्मी पे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करे और मजबूत रखे, और जब भी कोई अटैक हो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, खुद की रक्षा करनी चाहिए। पर जब हम अपारंपरिक धारणा में आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद की रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, हमें पूरे विश्व की आवश्यकता होगी। जैसे महामारी के दौर में हमने देखा, वैश्विक तापवृद्धि की हम जब चर्चा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, उस समय आप देखते हैं तो वहां पर सभी की आवश्यकता होती है। महामारियों में देखिए HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। अब देखिए ये जितनी भी बीमारियां, देखो अपन को ज्यादा बीमारियों पर PhD तो हासिल करनी नहीं है, अपन बायोलॉजी के तो बच्चे हैं नहीं, ये अपन को डॉक्टर तो बनना नहीं है, ठीक है, पर अपन को IAS अधिकारी बनना है। और IAS अधिकारी बनना है तो ये तो अपन को भाई अभी क्या हमारे एरिया में क्या समस्या चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उस समय जो भी समस्या होगी उसका आप समाधान करेंगे। तो हम इन बीमारियों पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे कि क्या है ये बीमारियां, क्या नहीं है। बर्ड फ्लू, HIV, एड्स, सार्स, ये जो भी, ये सभी महामारियां हैं, बीमारियां। और ये बीमारियां फैली कैसे हैं? देखो, हर बीमारी का कहीं ना कहीं एक जगह से ओरिजिन होता है, वहां से एक स्थान से वो उत्पन्न होती है, मतलब किसी देश है उस जगह से उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाती है। अब कैसे फैलती है? अब आज के समय में क्या है कि वैश्वीकरण का दौर है, एक जगह से दूसरी जगह कंपनियां आ रही जा रही हैं, पैसा खर्च कर रही हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किसी व्यक्ति में अगर कोई बीमारी है और वो दूसरे एरिया में जाता है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, संक्रमित बीमारियां होती हैं, मतलब आप बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उससे भी क्या है दूसरे में फैल जाएगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज है, दूसरा व्यक्ति आता है, वो बातचीत करता है, हैंडशेक करता है और करता है, उससे फिर वो धीरे 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 वो बीमारियां क्या फैलना शुरू हो जाती है, जो संक्रमित बीमारियां होती हैं। जरूरी नहीं सारी संक्रमित होती हो, जो ऐसे बातचीत से इनसे फैल जाती है, वो संक्रमित जो बीमारी है वो धीरे धीरे फैलना पूरे जगह शुरू हो जाती है, फिर उस देश का कहीं और, फिर ये सब पूरे विश्व में फैलना शुरू हो जाती है। जैसे आपने कोरोना को देखा, तो कोरोना क्या था, कम्युनिकेबल था, साहब हम छींक रहे हैं, बोल रहे, तो कहा गया कि हाथ टच में नहीं होना चाहिए, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए कि साहब हम फिजिकली दूर खड़े हों, जो सोशल कार्यक्रम होते हैं उनको रोका गया था। उसके अलावा बाहर से जो लोग आ रहे थे उन पर रोक लगा दी, साहब हमारे यहाँ से ना कोई जाएगा ना आएगा, ठीक है, और बीमारियां फैल जाएंगी। तो ये क्या है कि ये लोगों के आप्रवास से, आने से, जाने से, इनसे ये बीमारियां, इस प्रकार की बीमारी फैल जाती है। व्यवसाय, कोई व्यवसाय के लिए आ रहा है, कोई पर्यटन घूमने फिरने के लिए आ रहा है, कोई सैन्य अभियानों के लिए आ रहा है। सैन्य अभियान की जैसे आपको एक चीज सुनिएगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब अमेरिका की खोज करी गई, ठीक है, अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका में कोलंबस ने खोज करी, वहां पर लोगों को ले जाया गया, वहां काम करवाया गया और करवाया गया। उसके बाद अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका में भी इसी प्रकार से महामारी फैलाना, अमेरिका में भी महामारी फैलाना। तो यूरोप के लोग क्या, चेचक जो बीमारी है जिसमें मतलब चेचक जो चिकन पॉक्स जिसको कहा जाता है, वो बीमारी, तो अब उसमें क्या है कि यूरोपियंस की तो जो है पावर है वो थी उनमें कि हाँ साहब हम तो सहन कर लेंगे, और दवाई भी थी, मेडिसिन भी थी, पर वो लोग क्या है इन एरियाज में चले गए। अब वहां के लोग हमेशा से क्या है अलग रहे, तो उनकी इतनी
पावर नहीं थी कि साहब उन बीमारियों को झेल पाए। अब वो लोग क्या उन बीमारियों की चपेट में आ गए और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और जब काफी लोगों की डेथ हो गई तो उनके लिए एक आसान रास्ता बन गया कि साहब हम यहाँ पे आसानी से राज कर सकते हैं। तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के कारण क्या हुआ है, वो बीमारियां फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देश में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अब इस बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए साहब ये जो बीमारियां हो रही हैं और इसको जो फैलाव हो, ये फैले, उसको रोकने के लिए क्या करना है, इसमें सभी देशों की आवश्यकता है। कोई देश की सफलता और कोई देश की विफलता दूसरे देशों पर भी क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। एक देश की सफलता, एक देश की विफलता दूसरे देशों पर भी प्रभाव डालेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। अब जिन भी देशों ने इंडिया से कोरोना की वैक्सीन मांगी, भारत ने दी है। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि भैया पूरे विश्व को साथ लेकर के चलेंगे और पूरा विश्व एक दूसरे का कोऑपरेट करेगा तभी महामारियां खत्म हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो भारत की सफलता थी, उसने सबको उसमें साथ लिया, तो उससे क्या हुआ, महामारी कंट्रोल हुई। तो एक देश की सफलता और एक देश की असफलता, विफलता दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर भी क्या डालती है, प्रभाव डालती है। तो इसलिए क्या है, यहां पर जो जरूरत है वो वैश्विक एकीकरण की जरूरत है कि पूरा विश्व एक साथ होकर करके काम करे। अगर जहां पारंपरिक धारणा में हम बात करते हैं, वहां विश्व में एक होना इतना आवश्यक नहीं। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की रक्षा हमें ही करनी होगी, दूसरे देश की रक्षा दूसरे लोगों को करनी होगी, वहां पे ये, पर यहां पर क्या पूरे विश्व का कोऑपरेशन होना, सपोर्ट होना बड़ा आवश्यक है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष 50% दक्षिण एशिया में रहते हैं। अब 2003 तक ऐसा माना जाता है कि 4 करोड़ जो लोग हैं वो HIV एड्स से संक्रमित है। और इसमें 2/3 लोग, मतलब पूरा जो 4 करोड़ है उसका 2/3 अगर आप देखेंगे तो कहां पे रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं। और जो शेष है, मतलब देखिए 4 करोड़ का 2/3 तो अफ्रीका में, और अब 2/3 में से कितना बच गया, 1/3। इस 1/3 का 50% है बेटा, 1/3 का 50% कहां पर है, साउथ एशिया में। मतलब 2/3 तो अफ्रीका में है। 4 करोड़ HIV एड्स से संक्रमित लोगों में से 2/3 जो लोग हैं वो तो अफ्रीका में हैं, और बाकी जो शेष है, मतलब 1/3 शेष है, उस 1/3 का 50% साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में है। उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। देखिए, अब उत्तरी अमेरिका और दूसरे जो औद्योगिक देश हैं, उत्तरी अमेरिका में जैसे आपको पता है अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, तो अमेरिका खुद पावरफुल कंट्री है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। पर एक चीज़ ये भी देखिएगा कि कोरोना के समय में जितने भी विकसित देश है, जितने भी औद्योगिक देश है, सारे ठंडे पड़ गए। इनकी व्यवस्थाएं, इनकी हालात, इनकी स्थितियां सबको दिख गई, और उनसे बेहतर प्रदर्शन अगर करा है तो वो भारत ने करा है। भारत की सरकारों ने, भारत के डॉक्टर्स ने बहुत गजब का काम उस समय में करा है। तो उत्तरी अमेरिका और जो दूसरे औद्योगिक देश है, इन्होंने उपचार की नई विधियां ढूंढ ली, ठीक है, HIV एड्स के लिए। और उसके कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध, 1990 के जो सेकेंड फेज है, उसमें उनके वर्षों में HIV एड्स से होने वाली जो डेथ है ना, जो मृत्यु है, उसकी दर में तेजी से कमी आई है। मतलब अब HIV एड्स का डेथ जो है वो थोड़ी कम हो रही है उत्तरी अमेरिका और औद्योगिक देशों में, क्योंकि उन्होंने इसके इलाज की विधियां ढूंढ ली है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। पर देखिए, अब अफ्रीका जैसा गरीब देश है, अब उत्तरी अमेरिका हो गया और औद्योगिक देश हो गया, इनके पास तो खूब पैसा है, वो विधि खरीद सकते हैं, वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन खरीद सकते हैं। पर अफ्रीका महाद्वीप तो बड़ा गरीब है, काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, तो उनके लिए तो इनकी उपचार कीमतें साहब, इतना उपचार, ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगेगा, वो देख के आकाश जमीन का ही अंतर हो जाता है कि साहब कैसे करेंगे। और ये कहा जाता है कि सब अफ्रीका को अगर गरीब बनाने में कुछ बड़ा रोल है तो वो HIV एड्स का, मतलब HIV एड्स को खत्म करना चाहिए। फिर धीरे धीरे, मतलब मानव स्वस्थ होगा, मानव बिल्कुल एक्टिव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो एरिया है वो भी डेवलप होगा ही, वो भी विकसित होगा ही। मानव संसाधन के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। इबोला वायरस, हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियां उभरी है, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। तो अलग अलग बीमारियां हैं, इबोला वायरस है, हेंटा वायरस है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बीमारियां उभरी हैं जिनके बारे में अभी पूरी सही से जानकारी भी नहीं है।
टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे इनका उपचार कठिन हो गया है। अब देखिए, टीबी हो गई, मलेरिया हो गया, डेंगू बुखार हो गया, हैजा हो गया, ये ऐसी महामारियां हैं जिनका थोड़ा सा उपचार कठिन है। कठिन तो वैसे नहीं है, मलेरिया का तो कौन सा बड़ा कठिन है। मलेरिया में तो डॉक्टर 3 दिन की दवा देता है, सब ये लेना और देख दूध के साथ ले लेना और सो जाना मस्त हो गया। वैसे मलेरिया का तो इलाज। डेंगू बुखार, जो डेंगू हो जाता है, डेंगू में जो प्लेटलेट्स है हमारी वो थोड़ी डाउन चली जाती है, तो वो भी डॉक्टर ठीक कर देते हैं, जिसमें कहते हैं कीवी खिलाने के लिए, ठीक है। तो और टीबी में भी भारत सरकार का उद्देश्य है कि जैसे भारत सरकार ने पोलियो मुक्त भारत बनाया है, तो भारत सरकार का कहना है कि 2030 तक का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। मतलब जिन भी लोगों को टीबी है उनको सरकार सही कर देगी। तो ठीक, काफ़ी हद तक अब सुधार हुए हैं। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मेड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा है। तो जानवरों में महामारी फैलने का भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होता है। देखो, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब यूरोप के लोग अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचे, अब ये अफ्रीका महाद्वीप के लोग क्या थे कि ये पैसों को नहीं जानते थे कि पैसा चीज़ क्या है। ये लोग क्या करते थे कि अपने ही घरों में जो है खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए उसका उत्पादन कर लिया। सबके पास जानवर हुआ करते थे, तो मतलब और उन जानवरों से फिर जो भी दूध घी जो भी मिला करता था उसको खा पी करके अपने मौज वाली। उनको ये नहीं पता कि पैसा क्या है, उसे क्या खरीद लेंगे। कहते हैं जीवन में संतुष्टि थी, नहीं पैसा नहीं कुछ भी नहीं। पर जब वहाँ यूरोपियंस पहुंचे तो यूरोपियंस के लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि यूरोपियंस तो पैसे में खरीदना सीख चुके थे। भाई पैसे में कैसे खरीद सकते, पर उनको ये समस्या बड़ी सामने आई कि यार ये पैसे का अर्थ ही नहीं जानते, और पैसे का अर्थ नहीं जानते तो हम इनसे कैसे तो काम करवाएंगे कि भाई सड़कें बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ और करो, काम करवा करके फिर कैसे इनको हम इन पर रूल करेंगे। बड़ी समस्या है। तो फिर क्या करा उन्होंने, जैसे जो जमीनें थी उसमें तो क्या कर दिया, उत्तराधिकार कानून को चेंज कर दिया। उत्तराधिकार जो कानून है उसको चेंज कर दिया कि भैया अगर किसी के मान लो 3 संतानें हैं तो उसमें से क्या है, एक को ही जमीन मिलेगी, बाकी 2 जो बाकी रह गए, अब उन 2 से क्या है, उन 2 को तो काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ और पैसा कमाना पड़ेगा। और यहां पर एक बीमारी फैलाई गई जिसका नाम था रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट, ये रिंडर पेस्ट बीमारी जानवरों में फैलाई जाती थी। अभी क्या है कि ये जो यूरोपियंस लोग हैं ना, इन लोगों को मीट का बहुत शौक है, मांस चाहिए इन लोगों को, कहीं से भी मिले, तो एशिया से, अफ्रीका से, कहीं से भी, तो क्या मांस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते थे। तो एक बार जब अफ्रीका मांस पहुंचा तो वो क्या है, फिर उसमें बीमारी थी और उसने वहां के सारे जानवरों को बीमारी फैला दी, और उस पर कहा जाता है कि अफ्रीका के काफी हद तक जो जानवर है वो मर जाते हैं, और उन जानवरों के मरने के बाद जो अफ्रीकन लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि साहब उनको गुलाम बनना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी जो पूरी टिकी थी, उनका पूरा काम टिका हुआ था जमीन पर और इन जानवरों पर टिका हुआ था। ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे क्यों बताई है, क्योंकि जानवरों में महामारी फैलने से भी भारी आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। जैसे 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में ब्रिटेन में मेड काऊ महामारी फैली और उसके कारण अरबों डॉलर का इनको नुकसान हुआ, और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा, मतलब मुर्गे का निर्यात बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें बीमारी फैल गई थी। ऐसी महामारियां बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई है। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। अब ऐसी महामारियां ये बता रही है कि अब हमारी पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है, मतलब हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, पारस्परिक निर्भर है, आप हम पर, हम आप पर, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। जिससे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ निर्भरता का। आज आप हम पर निर्भर हो, मैं आप पर निर्भर हूँ। हम पर होने का मतलब टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप चाहते हो कि हम पढ़ें, हम अच्छे सा बोर्ड टॉपर बने और करें, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है। तो आप क्या हो, टीचर्स पर निर्भर हो, और हम टीचर्स किस पर निर्भर है, हम स्टूडेंट्स पर निर्भर है। जब तक बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर हमारा नॉलेज किस काम का है भाई, फिर हम किसको बताएंगे, हम किसको किताबों में, अलग अलग किताबों में पढ़ करके सुनाएंगे। तो आप हम पर निर्भर हो, हम आप पर निर्भर है, दोनों निर्भर हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि सभी देशों को एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिए, सब एक दूसरे देशों को अच्छे से सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। तो यहाँ पर ये महामारी दर्शाती है कि पारस्परिक निर्भरता हमारी बढ़ रही है। अब बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है,
सीमा का जो अंतर है वो कम हो चुका है। अब सीमाएं रही नहीं, बाउंड्रीज रही नहीं, हम उस एरिया से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहे हैं, सब एक दूसरे देशों में आ रहे जा रहे हैं, तो ये जो बाउंड्रीज है वो कम हो चुकी है। और ये महामारी ये संकेत करती है कि अब हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। मतलब इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है वो अब और बढ़ना चाहिए, और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जो खतरों के नए स्रोत हैं, चाहे वो महामारी हो, चाहे शरणार्थी का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा हो, उन सब में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो किसकी है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। तो सुरक्षा की धारणा में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि हर कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर ले। ठीक है, मतलब मुझे खतरा है, अरे भाई छींकने में काहे का खतरा है? ठीक है ना। और भारत में तो जिसको छींक आई है खतरा उसको नहीं है, जो दूसरा सुन लेगा ना, अरे छींक दिया किसी ने, तेरी की आज का दिन तो खराब जाएगा, तेरी की यार गलत टाइम पे छींक दिया, मैं जा रहा था काम के लिए, निकल ही रहा था, इसने छींक दिया। मतलब भारत में तो जो छींक रहा है उसको खतरा नहीं है, जो उसकी छींक को सुन ले उसको खतरा है, अरे यार गलत टाइम पे छींक दिया, आज का दिन तो हो गया खराब। तो अब ऐसा हर छोटी छोटी चीज को, छोटी छोटी बीमारियों को यहाँ काउंट नहीं करना होता सुरक्षा के खतरे के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती, ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मसला हो जाती है। देखो, अगर हर छोटी छोटी चीजें भी इन्वॉल्व कर ली जाए तो फिर उस चीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाती बेटा। ठीक है, आपने जैसे कभी कभार कुछ लोगों को देखा होगा जो बड़े होते हैं, सेलिब्रिटी हो गए या और कोई हो गए, या जैसे आप स्कूल में भी है तो आपके स्कूल में कभी वार्षिक उत्सव हुआ हो और वहाँ किसी बड़े अतिथि को बुलाया, जैसे मान लो कि आपके शहर का महापौर है या वहाँ का कोई बड़ा IAS अधिकारी है, RS अधिकारी, या अपने स्टेट के जो अधिकारी हैं वो है, ऐसे को बुलाते हैं ना तो वो आते हैं, आधे घंटे रुकेंगे, जैसे ही उनके 20-25 मिनट होंगे ना वो प्रिंसिपल को, मैम थोड़ा जल्दी कराइए, फ्री होना है, टाइम नहीं है मैम, सर थोड़ा सा बोलिए प्लीज़, जल्दी करें, हाँ सर करवाते। प्राइज़ ये लीजिए बेटा, प्राइज़ लिए, ठीक है, 2 शब्द बोले, हाँ आप सभी को बहुत बहुत बधाई है बेटा, और इसी प्रकार से तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, देश का नाम रोशन करते रहे, और फट देने वो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है, चाहे वो घर जा करके फिर सो ही जाए, चाहे उनके पास आगे का कोई शेड्यूल ना हो, पर वो घर जाके सो ही जाए, पर वो वहाँ क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि उनको पता है यार, अगर हर जगह में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठने लग गया तो मेरी क्या इज्जत और मेरी पोस्ट की क्या इज्जत। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनका क्या पूरा, नहीं साहब इतनी ही देर रुकूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब वो अपने टाइम को बड़ा प्रेशियस मानते हैं, वो उस टाइम को और कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे और कर लेंगे, पर वो अपने नहीं साहब 30 मिनट, मतलब 30 मिनट, 31 मिनट में मैं बाहर हो जाऊंगा। तो यहाँ मतलब मैंने ये जो बात बताई वो क्यों? क्योंकि जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना वो अपना टाइम बहुत बड़ी जगह ही इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह नहीं कि हाँ यहाँ भी 4 घंटे रुक गए, वहां भी 4 घंटे रुक गए, नहीं, जहां बहुत ही बड़ा मुद्दा हो वहां रुकेंगे, नहीं तो फिर वो चले जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हर छोटी मोटी चीज को काउंट कर लेंगे तो फिर तो हमें हर चीज से खतरा है बेटा, फिर तो हमें हर चीज से खतरा है, फिर तो हर कदम कदम पे, डगर डगर पे हमें खतरा है, फिर तो हम ये तो मर जाए तो वही ज्यादा बड़ी है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए ये सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। तो अगर किसी चीज को सुरक्षा के लिए खतरा बताना है तो सर्व स्वीकृत, मतलब सबने उसको स्वीकार करा हो, ऐसा न्यूनतम मानक, ऐसा कम से कम इतना स्टैंडर्ड हो कि उसको सबने स्वीकार करा हो कि साहब ये खतरा, जैसे महामारियां थी इनको स्वीकार करा गया। मिसाल के लिए अगर किसी मसले से संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। अब अगर जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, किसी भी मसले से संदर्भी किसी राज्य, मतलब देश को, जनसमूह को, अगर उसके अस्तित्व को खतरा हो रहा है, अब चाहे वो किसी भी कारण हो रहा हो, चाहे महामारी के कारण हो रहा हो, आतंकवाद के कारण हो रहा हो, मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण हो रहा हो, किसी भी कारण हो रहा हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कि सुरक्षा के लिए खतरा कह सकते हैं। फिर उसका प्रकृति, नेचर कुछ भी, मतलब किसी भी कारण से वो हो रहा हो। उदाहरण के लिए मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मालदीव को क्या है, वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे समुद्र तल का ऊंचा उठेगा और वो पूरा डूब जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में से एक इस रोग से पीड़ित, हर 6 लोगों में से एक इसमें है। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, वहां 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है। तो वहां पर बोत्सवाना में हर 3 में से 1 व्यक्ति पीड़ित है, तो वो यहाँ के लिए खतरा, ये चीजें मानी जाएंगी।
1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। रवांडा जो जगह देश का नाम है, उसमें 1994 में तुत्सी जो जनजाति है, जनजाति ट्राइबल्स जो लोग हैं, ठीक है, आदिवासी जो समुदाय है वो, और एक जनजाति तुत्सी और एक हुतू है, दोनों में कंपटीशन था, नहीं साहब हम बढ़िया। तो हुतू ने तुत्सी के 5 लाख लोगों को मार दिया, तो अब तुत्सी जनजाति पे खतरा आ गया कि साहब वो खत्म ही हो जाएंगे कल को, तो उनको बचाना जरूरी था। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। ठीक है, तो अब हम जो आगे हैं सहयोग मूलक सुरक्षा की चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। अब वो ये सब जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का स्थिति क्या है, वहाँ का संदर्भ क्या है। मालदीव के लिए वैश्विक तापवर्धी खतरा है, अफ्रीका के देशों के लिए HIV एड्स खतरा है, किसी के लिए और कुछ जो समस्या है वो खतरा है, जैसे तुत्सी जनजाति का अपन ने उदाहरण लिया। तो यहाँ पे सब जो डिपेंड करता है वो संदर्भ में स्थितियों पर डिपेंड करता है। मतलब अपारंपरिक धारणा में जो सुरक्षा है वो परिवर्तनशील है कि भैया चेंज होती रहेगी, कंडीशन और उस पर डिपेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक सहयोग मूलक सुरक्षा की। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, कोऑपरेशन की बड़ी आवश्यकता है। हम सभी लोग एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, एक देश दूसरे देश से करेंगे, तभी इन अपारंपरिक धारणा की सुरक्षा में हम इन नए खतरों के स्रोतों से बच पाएंगे। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते हुए इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। तो अब अपारंपरिक धारणा में जितने भी खतरे आप देख रहे हो इनमें सैन्य संघर्ष की जरूरत नहीं है। महामारी फैल गई, सैन्य संघर्ष क्या करोगे? देखो, आतंकवाद को खत्म करने के लिए मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत आप सेना की इनकी मदद मांग सकते हैं, लग सकता है। बाकी वैश्विक निर्धनता में कहाँ सेना की जरूरत पड़ रही है, वैश्विक तापवर्दी हो रही है मालदीव में, उसमें कहाँ से जरूरत पड़ रही है, शरणार्थी है उसमें कहाँ जरूरत पड़ रही है, महामारियां फैल रही है उसमें कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो सैन्य संघर्ष की नहीं, यहाँ पे सहयोग की जरूरत है, कॉपरेशन की जरूरत है। यहाँ पे आतंकवाद से लड़ने अथवा मानव अधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। देखो, अब आतंकवाद और मानव अधिकारों को फिर से लागू करवाने में हो सकता है सैन्य बल की हमें जरूरत हो, पर यहाँ पर भी एक लिमिट तक का ही सैन्य बल होगा। इससे आगे जो सैन्य बल है वो काम नहीं करेगा। वहां लोगों को समझा कर करके ही काम लिया जा सकता है मानव अधिकारों में कि भाई देखो साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है ऐसे। लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासी और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी ये कहना मुश्किल है। तो गरीबी को खत्म करने में सैन्य बल हमारी क्या मदद करेगा? तेल और बाकी जो बहुमूल्य धातु है उनकी सप्लाई बढ़ाने के लिए कैसे सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, अप्रवासी और शरणार्थियों की जो आवाजाही उसके प्रबंधन पे और महामारियों के नियंत्रण पे सैन्य बल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा। मतलब अगर ऐसे जगहों पर हमने सैन्य बल और प्रयोग कर लिया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, मतलब खराब से और भी खराब हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको लोगों को दिखाया जाते हुए। ज्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय दो देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। तो देखिए, ज्यादा प्रभावी यही है कि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। अब कोऑपरेशन चाहे द्विपक्षीय हो, मतलब दो देशों के बीच में हो जाए, क्षेत्रीय मतलब किसी किसी क्षेत्र में हो जाए, जैसे अपन ने देखा था क्षेत्रीय आधार जो संगठन है, जैसे सार्क की बात करी थी अपन ने बात करी थी, आसियान की बात करी है अपन ने, यूरोपियन यूनियन की बात करी है, ये सब कुछ। महादेशीय मतलब जो 2-3 महाद्वीप है उनके बीच में हो जाए, या वैश्विक स्तर पर मतलब पूरा विश्व ही कुछ ऐसे कोऑपरेशन कर ले, वो ज्यादा बढ़िया है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि खतरे की प्रकृति क्या है, मतलब आप खतरा मान किसके को रहे हो, उसकी प्रकृति क्या है, और विभिन्न देश इसके लिए निपटने के लिए क्या काम कर रहे हैं और कितने इच्छुक हैं और कितने सक्षम हैं। मतलब इच्छा हो सकती है पर किसी के पास इतनी पावर ना हो, और पावर हो वो इच्छा नहीं, छोड़ो ये तो ऐसे ही करते हैं हर बार मीटिंगों में। तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती है। अब इस सहयोग मूलक सुरक्षा में देखिए कौन कौन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ सकते हैं, ये बड़ा भूमिका निभा सकते हैं सभी देशों को जोड़ने में। स्वयंसेवी संगठन है,
जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे सामाजिक और विकास संगठन आ जाएंगे, व्यावसायिक संगठन, कोई जानी मानी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी इन चीजों में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है सब पूरे विश्व को एक करने में। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है, पर अगर सहयोग मूलक में फिर जैसे मान लीजिए कहीं से समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो वहां फिर बल प्रयोग करा जा सकता है, पर लास्ट ऑप्शन होगा वो। यहाँ पे जैसे बच्चों की तस्वीर दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। अब अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है। जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जो पूरा इंटरनेशनल पूरा ये प्लेटफॉर्म है, वो उन सरकारों से निपटने के लिए अनुमति परमिशन दे सकता है कि जनता को जो मार रही है, गरीबी, महामारी या कोई ऐसी घटनाओं की मार झेल रही जनता है, उनको दुख दर्द की उपेक्षा कर रही है, मतलब उनके दुख दर्द पे ध्यान ना दे रही हो, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कह सकती है कि बल का प्रयोग कर करके इन सरकारों को समझाया जाए। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। तो इन्होंने क्या कहा कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में बल प्रयोग होना चाहिए, पर सामूहिक स्वीकृति, मतलब सबकी सब स्वीकार कर ले कि हाँ भैया बल प्रयोग करो तभी, और सब साथ मिलकर के करें। ऐसा नहीं कि एक देश अटैक कर दिया बिना किसी की सुने अपनी मर्जी से, ये नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर वहां पे इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो सब ये तय करे कि हाँ साहब अब बल का प्रयोग कर सकते हैं और सब मिलकर के करेंगे, कोई अकेला देश नहीं करेगा। इसी के साथ अपना आज का जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अब लास्ट टॉपिक बचा है भारत की सुरक्षा नीति, वो लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।